Dear students, today our topic is that is supplementary physical quantities. इससे पहले हमने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हम किन को कहते हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने डिवाइड किया था 3 हिस्सों में. उनमें से हमने जिक्र किया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का, इसी तरह से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और एक और जो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका हम आज जिक्र करने जा रहे हैं दैट इज़ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़. तो इनफैक्ट जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही ये पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं. जैसे कि हम लेंथ मेजर कर सकते हैं तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है. हम टाइम मेजर कर सकते हैं तो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. इसी तरह से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. इसी तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमने जिक्र किया है. तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था. एक को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड न हो, जो किसी से डिराइव नहीं किए गए हो, उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. और उनका जो नंबर है दैट इज़ 7. तो इसके बाद हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी. वो फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से. तो उनमें एरिया का हमने जिक्र किया है, वॉल्यूम का जिक्र किया था, फोर्स का जिक्र किया था. और जहाँ तक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का ताल्लुक है दे आर इन्फिनाइट इन नंबर. अब एक और कैटेगरी है दैट इज़ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़. तो अगर हम पहले सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, ये इनफैक्ट जियोमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. ये जियोमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ है सर्कल और स्फीयर की. और इन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, और एक तो ये जियोमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ है एंड दैट टू विदाउट डायमेंशंस. इनके डायमेंशंस नहीं है. तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे फिर इनके बारे में. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ और जियोमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ of circle and sphere, and these geometrical physical quantities have no dimensions. ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट खूबी है कि ये वो जियोमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशंस नहीं है, जो हम देखेंगे. और इनमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें मिलते हैं. एक को बोलते हैं हम प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. The 2 supplementary physical quantities और इनमें है एक दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज दैट इज सॉलिड एंगल. ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं. वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल. नाउ
अब ये प्लेन एंगल जो है हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसी तरह से सॉलिड एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। आप प्लीज़ ये लिखिए, मैं इसको रब करूँगा फिर। नाउ अब हम पहले प्लेन एंगल के बारे में पढ़ेंगे। Now see plane angle. प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए हम एक सर्कल यहां पे ले लेंगे। अगर हम एक सर्कल ले लेंगे यहां पे, और इस सर्कल का मैं यहां पे सेंटर ले रहा हूं, इट इज this point, it represents the center of the circle. एक और लाइन हम यहाँ पे डालेंगे, let it is the radius of this circle, और एक लाइन में यहाँ से डालूंगा यहाँ पर, like this. ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनके दरमियान जो ये एंगल है, इसी एंगल को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एक्चुअली अब ये प्लेन एंगल है क्या? इट इज द एंगल, ये जो प्लेन एंगल है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। अगर आप देखेंगे ये जो आर्क है यहां से यहां तक, इट इज द एंगल subtended by the arc at the center of the circle, इसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल होता क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड by the arc at the center of the circle. Is it clear? So इस तरह से मैं लिख सकता हूं फिर, प्लेन एंगल इज, प्लेन एंगल is the angle subtended by the arc at the center of circle, at the center of circle. जो यहां पे ये एंगल बनाया है इस आर्क ने, थोड़ा मैं इसको बोल्ड लाइन से दिखाऊंगा, जो इस आर्क ने ये सेंटर पर जो ये एंगल बनाया है, सबटेंड किया है, इनफैक्ट दैट एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है थीटा से। और अगर हम इस एंगल को अगर हम मेजर करना चाहेंगे, एक्चुअली ये किसके बराबर होता है? ये जो प्लेन एंगल है ये किसके बराबर होता है? दिस प्लेन एंगल जो है हियर, जो अगर मैं यहां पे लिखूं थीटा, इट इज इक्वल टू थीटा, आई मीन द प्लेन एंगल, ये किसके बराबर होता है? इट इज द रेशियो किसके दरमियान? जो इस आर्क की लेंथ होगी, लेट इसकी जो लेंथ है लेट दैट इज एल, और जो इस सर्कल का जो रेडियस है लेट दैट इज आर। ये जो प्लेन एंगल है, इट इज इनफैक्ट द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल टू विच दिस आर्क इज अ पार्ट। तो यहां पे मैं इस तरह से लिखूंगा, सो थीटा इज इक्वल टू, अगर मुझे यहां पे थीटा निकालना पड़ेगा तो आपको यहां पे वो आर्क की लेंथ लिखनी है, दैट इज एल डिवाइड बाय, और जो ये आर्क आपने ली है, ये आर्क किसी सर्कल की है, अगर आप इसका सर्कल पूरा बनाएंगे तो उस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है उसी सर्कल का रेडियस। तो L by R gives the theta, that means the plane angle। तो अगर हम इस तरीके से प्लेन एंगल को आप डिफाइन करेंगे, एक्चुअली होता क्या है ये प्लेन एंगल?
It is the ratio. It is the ratio between the length of the arc, to the radius of the circle of which this arc is a part. तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, here, यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले, here theta is plane angle, it is plane angle, L is length of arc, and R is a radius of circle. तो अगर हम अब वर्ड्स में इसको डिफाइन करेंगे, आप लिखिए पहले ये, तो अगर हम इसको अब डिफाइन करें, so what is this plane angle? अगर हम इस जरिए इसको डिफाइन करेंगे, so plane angle is what is this plane angle? It is a ratio. Plane angle is a ratio between the length of arc to the radius of circle, to which arc is a part. मतलब कि ये जो प्लेन एंगल है, एक्चुअली ये क्या है, रेशियो, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, इट इज अ रेशियो बिटवीन व्हाट, बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क, जो आपने यहाँ पे आर्क ली है, उस आर्क की लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, और आपको जो ये आर्क है ये किसी सर्कल का हिस्सा है, उस सर्कल का आपको रेडियस लेना है। जैसे कि आप फिर से देखिए, प्लेन एंगल इज अ रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क to the radius of circle to which arc is a part, जिस सर्कल का ये आर्क जो है ये हिस्सा है। सो मैथमेटिकली हमने पहले से ही लिखा है, थीटा इज इक्वल टू L by R. नाउ सी, मैं फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे लिखना चाहूँगा। नाउ द प्लेन एंगल दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू L by R. नाउ सी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इट इज लेंथ और रेडियस, इट इज अगेन लेंथ। तो अगर आप इसका यूनिट लिखेंगे मीटर्स में, तो इसका भी आएगा मीटर्स में, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल इट वुड बी डायमेंशनलेस, इट वुड बी सिंपली ए प्योर नंबर। तो अगर ये प्योर नंबर होगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इट इज प्लेन एंगल? ये रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इसका यूनिट रखते हैं, दैट इज रेडियन। दैट इज वाई जब भी हम ये प्लेन एंगल मेजर करते हैं, जो भी यहाँ पे हमें कोई वैल्यू आता है उसके साथ हम लिखते हैं रेडियन, RADIAN, रेडियन। तो हम ये प्लेन एंगल मेजर करते हैं इन रेडियंस में। अदरवाइज आपको यहाँ पे सिंपली एक प्योर नंबर मिलेगा, और प्योर नंबर मिलने से हमें पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली क्या है। तो रेडियन इसके साथ जोड़ने से अब हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये जो नंबर है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है प्लेन एंगल को। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर पॉइंट, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है, अगर इसकी लेंथ उतनी ही होगी जितना इस सर्कल के रेडियस का, तो उस वक्त क्या होगा? तो हम इस तरह से लिखेंगे, if L is equal to R, means if length of the arc is equal to the radius of the circle. If L is equal to R, therefore, तो फिर क्या बन जाएगा? थीटा would be equal to R by R, क्योंकि L के बदले हम R लिख सकते हैं, रेडियन। That means it would be equal to 1 रेडियन।
तो यहाँ पे हमें 1 रेडियन मिल जाएगा। तो 1 रेडियन क्या है एक्चुअली? 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल। 1 रेडियन जो है दैट इज द प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle. Simple definition है इसकी. So 1 radian is simply the plane angle subtended by the arc whose length is equal to the radius of the circle. तो यहाँ पे मैं 1 radian define करना चाहूँगा. Now मैं इसको रब करने जा रहा हूँ. Now see. तो अगर मैं इस हिसाब से 1 रेडियन डिफाइन करूं यहाँ पे, सो 1 रेडियन is the angle, it is a plane, it is in fact plane angle. 1 radian is the angle subtended by the arc whose length is equal to radius of circle. तो इस तरह से हम 1 रेडियन डिफाइन कर सकते हैं. नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से हमने 1 रेडियन को भी डिफाइन किया है. मैं यहाँ पे अब ये रब करना चाहूंगा. नाउ 1 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, मैं फिर मैथमेटिकल फॉर्म इसकी लिखूंगा. सो थीटा इज इक्वल L/R. तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट वुड बी 1 रेडियन. तो इसी तरह से अगर मैं इस आर्क की लेंथ लेट रेडियस के डबल ले लूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, लेट द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज 2R. तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन जाएगा वो एंगल कितना होगा, वो कितने रेडियंस का होगा, इस हिसाब से देखिए यहाँ पे. तो यहाँ पे जो लेंथ मैंने कितनी ली है यहाँ पे इस आर्क की 2R डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है R. तो यहाँ पे रेडियंस में निकलेगा, ये शॉर्ट में हम RAD लिखते हैं, R और कैंसल, तो ये बन जाएगा 2 रेडियन. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा दैट वुड बी 2 रेडियन. तो इसी तरह से अगर मैं 3R लेंथ ले लूँगा इस आर्क की लेंथ, तो वहाँ पे जो एंगल आएगा वो आएगा 3 रेडियन. अगर हम पूरा पूरा सर्कल है, अगर हम इसकी जो आर्क है पूरी आर्क को अगर हम ले लेंगे, तो फिर ये पूरा सर्कल है ये कितने रेडियंस सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. देखिए वो तो यहाँ पे हम एक और चीज लिखेंगे, इफ अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क जो है हम पूरे सर्कल की आर्क की लेंथ ले लेंगे, और हमें पता है कि अगर हम पूरे सर्कल की आर्क की लेंथ ले लेंगे दैट मीन्स circumference of this circle that is in fact 2 pi r. So if L is equal to 2 pi r, मतलब अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क ले लेंगे किसके बराबर, 2 pi r के बराबर, therefore थीटा क्या निकलेगा फिर, दैट वुड बी 2 pi r डिवाइड बाय ये r और ये r कैंसल, तो हमारा जो एंगल आएगा यहाँ पे दैट वुड बी 2 पाई रेडियंस. तो इसका मतलब है जो पूरे सर्कल का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. ये आप याद रखेंगे. तो हम एक और चीज़ यहाँ पे हमने देखी है कि जो पूरे सर्कल का जो प्लेन एंगल होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो ये बात आप यहाँ पे नोट करेंगे. देखिए आप, मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मैं इसको रब करना चाहूँगा.
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने देखा है, द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल at the center, the total angle of the circle at the center is equal to 2 pi radians, जो हमने यहाँ पे देखा, that is equal to 2 pi radians। एक और चीज़, अगर हम ये देखेंगे कि जो पूरा सर्कल जो है इसका एंगल अगर हम देखेंगे इन डिग्रीज में, तो डिग्रीज में पूरे सर्कल का जो एंगल होता है कि वो हमें पता है, दैट इज 360 डिग्री। तो इसका मतलब पूरे सर्कल का जो एंगल है दैट इज 2 पाई रेडियंस, मगर इन डिग्रीज में पूरे सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लिखेंगे, ऑल्सो द टोटल एंगल of circle is equal to 360 डिग्री। ये भी सही पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर हम इन दो को हम यहाँ पे मिलाएंगे, दैट मीन्स मैं यहाँ पे अब रब करना चाहूंगा ये, नाउ सी, तो इसका मतलब है कि पूरे सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज 2 पाई रेडियंस। एक और चीज है, इन डिग्रीज में पूरे सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री। इसका मतलब 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये रिलेशन बन गई हमें यहाँ पे रेडियंस और डिग्रीज के दरमियान। सो फ्रॉम अबव पॉइंट्स it is clear 2 pi radians is equal to 360 डिग्री। या अगर मैं यहाँ पे पाई, देयरफॉर पाई रेडियंस किसके बराबर आएगा, अब पाई रेडियंस किसके बराबर आएगा, 360 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो ये हमारी एक और रिलेशन यहाँ पे हमें मिली, दैट इज पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। तो पाई रेडियन कितने के बराबर है, कितने डिग्रीज के बराबर है, 180 डिग्रीज के बराबर। तो आप ये लिखिए प्लीज। नाउ सी, एक और पॉइंट इसके बारे में देखिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये जान लिया है कि प्लेन एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल इन रेडियंस एंड एंगल इन डिग्रीज। एक और बात यहाँ पे इनफैक्ट मैं करना चाहूँगा, तो जब भी मैंने प्लेन एंगल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो मैंने पहले से ही सर्कल बनाया था, तो फिर इस सर्कल का मैंने रेडियस दिखाया था, उसके बाद एक और लाइन डाली थी, तो मैंने कहा कि इन लाइंस के दरमियान जो एंगल है इट इज़ इनफैक्ट कॉल्ड प्लेन एंगल, और इसको फिर हमने डिफाइन किया था। इनफैक्ट पहले से ही हमें सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जब भी हम एंगल की बात करते हैं, एक्चुअली ये दो लाइन्स के दरमियान रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली रोटेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, अगर मेरे पास एक लाइन है, देखिए ये है एक लाइन, और एक और लाइन में ये डाल रहा हूँ लाइक दिस। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको खींचूंगा यहाँ पे, दैट इट इज़ द जॉइनिंग पॉइंट, इट इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस 2 लाइन्स। और यहाँ पे जो एंगल हमें बना है इनफैक्ट इन 2 लाइन्स के दरमियान, ये एक्चुअली प्लेन एंगल ही है, दैट इज थीटा। अब अगर मुझे इस प्लेन एंगल को मेजर करना है तो सिंपली क्या करना है आपको, जो इनका ये इनिशियल पॉइंट है, 2 लाइन्स का जो ये इनिशियल पॉइंट है,
आपको इसके इर्द गिर्द एक स्फीयर बनाना है और उस एक सर्कल बनाना है, और उस सर्कल का जो सेंटर होना चाहिए वो यही इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ये एंगल मेजर कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब पहले से ही हमें सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी अगर मुझे इन दो लाइन्स के दरमियान ये एंगल मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एक सर्कल इसके इर्द गिर्द बनाऊंगा और उसका सेंटर ये पॉइंट होना चाहिए लाइक दिस। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा, हम मान के चलेंगे इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस। तो मुझे अब ये एंगल मेजर करना है। सिंपली आपको क्या करना है, अब ये जो लाइन है इसको आपको एक्स्ट्रापोलेट करना है, यहां तक ये सर्कल के आर्क के साथ टच करनी चाहिए। तो इसी तरह से इस लाइन को भी आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे। तो अगर ये एंगल आपको मेजर करना है, देखिए अब यहां से यहां तक आपको इस सर्कल का जो भी रेडियस है, लेट दैट इज आर डैश, चलो हम यहां पे आर डैश रखेंगे, और यहां से यहां तक इस आर्क को आपको आर्क लेंथ को मेजर करना है, लेट इट इज एल डैश। तो अगर आपको एल डैश पता है, आर डैश पता है, आप ये एंगल मेजर कर सकते हैं। दैट इज ये एंगल किसके बराबर होगा, दैट वुड बी एल डैश सिंपली डिवाइड बाय आर डैश। तो अगर आपको ये पता है ऑफ थीटा, आई मीन द प्लेन एंगल, आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी दो लाइन्स के दरमियान जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, इनके दरमियान हम प्लेन एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये प्लेन एंगल, इसको हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल को। तो यहाँ में पहले मैं रब करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे ये रब करूँगा, आप चलो यहाँ पे रब करेंगे, आप यहाँ रखो अभी। तो एक्चुअली हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं एंगल को, एंगल इज द मेजर ऑफ, आप समझो ये लाइन है और इस लाइन ने रोटेट किया है लाइक दिस अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, और जितना ये रोटेट करेगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट उतना ही इसका एंगल होगा। तो इस वजह से हम एंगल को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन, measure of rotation of a revolving line about its initial point। इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं एंगल को। सो व्हाट इज दिस एंगल, आप समझो दो लाइन्स जैसे कि क्वीन साइड थे, अब एक लाइन ने अब रोटेट करना स्टार्ट किया, जैसे कि इस तरह से आप समझो ये एक फिक्स्ड लाइन है जो मैंने यहाँ पे दिखाई, और दूसरी लाइन अब रोटेट कर रही है। तो जो ये रोटेशन है, इस रोटेशन को भी हम मेजर करते हैं बाय एन एंगल। दैट इज एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है ना, तो ये भी एक डेफिनेशन है एंगल की। तो इस तरह से हमने एंगल के बारे में, प्लेन एंगल के बारे में कुछ अहम चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस प्लेन एंगल के बारे में, वो है जनरली जब भी हम एंगल की बात करते हैं हम डिग्रीज में बात करते हैं, मगर यहाँ पे हमने रेडियंस का इस्तेमाल किया है। ये रेडियंस का यहाँ पे इस्तेमाल हमने क्यों किया, जनरली जब भी अगर आप देखेंगे रेडियंस में यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसका मेन रीज़न है कि ताकि जो साइंटिफिक वर्क हो दैट बिकम्स मोर कन्वीनियंट, दैट बिकम्स मोर इजी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। नाउ सी, देखिए इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मैं इस एक्चुअली नाउ सी मैंने पहले कहा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे
ये जो प्लेन एंगल है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो लेंथ ऑफ द आर्क किसके बराबर आएगा? लेंथ I mean L dash that would be equal to theta into R dash। तो इसका मतलब है कि जो लेंथ ऑफ द आर्क है दैट इज इक्वल टू एंगल, बट हियर द एंगल, यहाँ पे जो एंगल है इट इज इन रेडियंस इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम इस इजीली लेंथ ऑफ द आर्क मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर थीटा इज इन रेडियंस। नाउ सी, अगर ये एंगल यहाँ पे डिग्रीज में होता तो जो ये इक्वेशन है ये इस फॉर्म की बन जाती। फिर इफ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ थीटा would have been in degrees, then जो ये L होता है L dash length of the arc that would be then equal to theta, but here the theta is in degrees into length of the arc, sorry it is the radius of the circle। इसको मर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है फिर 1/57.3 से। तो ये इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म की तब बन जाती जब ये थीटा किस में होता? हियर थीटा इज इन डिग्रीज। तो अगर आप यहां पे देखिए लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा इन रेडियंस इनटू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेंथ ऑफ दिस आर्क इज इक्वल टू थीटा इन डिग्रीज, अगर आपको होता है यहाँ पे इनटू रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इसको मल्टीप्लाई करना था 1/57.3 से। तो अगर आप देखेंगे दिस इक्वेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस, और वी कैन से इट इज मोर कन्वीनियंट, दिस इक्वेशन इज मोर कन्वीनियंट देन दिस। यही वजह है जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे यहाँ इस फिजिक्स में, जनरली इस ये फिजिक्स में ये इक्वेशन ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जब आप रोटेशनल मोशन वहाँ पे पढ़ते हैं तो यू फाइंड डियर क्या हम जो इक्वेशन वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो इस फॉर्म की होती हैं। वहाँ पे जो एंगल हम लेते हैं वो हम लेते हैं रेडियंस में, ताकि हमें सिंपल इक्वेशन मिले। तो यही कॉम्प्लिकेसी अवॉइड करने के लिए वी यूज हियर द एंगल इन रेडियंस, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर एक बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसने कितनी आर्क की पाथ ट्रेवल की होगी अगर यहाँ से यहाँ तक, तो हम इससे निकाल सकते हैं इजीली लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल, अगर हमें थीटा इन रेडियंस पता होगा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो अगर आप यही अगर हमें यही एंगल हमें पता होता डिग्रीज में, तो हमें फिर ये इक्वेशन लगानी पड़ती लेंथ ऑफ द आर्क, इसने कितनी लेंथ ऑफ द आर्क ट्रेवल की होगी, दैट वुड बी इक्वल टू एंगल इन डिग्रीज इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू 1/57.3। तो उस वक्त आपको ये इक्वेशन फिर यूज करनी थी अगर आपका एंगल किस में होता डिग्रीज में। तो यहाँ से पता चलता है कि दिस इक्वेशन इज मोर सिंपल और मोर कन्वीनियंट देन दिस इक्वेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एंगल्स इन रेडियंस एंड दिस इक्वेशन इन्वॉल्व्स एंगल्स इन डिग्रीज। दैट इज व्हाई वी प्रेफर to use here angles in radians. So that is why we generally get the equations of this form. तो ये था radians के बारे में और plane angle के बारे में। Now इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक है that is ये था plane angle
एक जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी, एक और फिजिकल क्वांटिटी जो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल किसको कहते हैं? नाउ सी, नाउ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सॉलिड एंगल डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्फीयर ले लूँगा। पहले मैं स्फीयर बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लेट ये स्फीयर है। ये एक स्फीयर है। थोड़ा इस तरह से मैं कुछ लाइन इस पे खींचूंगा ताकि थोड़ा लगे कि हमें यहाँ पे एक स्फीयर है, लाइक दिस। ये एक स्फीयर है, ठीक है। नाउ अगर हमें सॉलिड एंगल डिफाइन करना हो, सॉलिड एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम इस स्फीयर का सेंटर ले लेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो यहां पे एक इस स्फीयर का जो सरफेस है, इसका एक कुछ एरिया ले लेंगे, एरिया एलिमेंट, और इस एरिया एलिमेंट को हम मिलाएंगे फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस विद द सेंटर ऑफ द स्फीयर, लाइक दिस। सी, थोड़ा आप देखिए, तो ये जो एरिया है दिस, जो एरिया ऑफ द स्फीयर है, यहाँ पे एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया मैंने लिया, तो इसको मैंने ज्वाइन किया विद द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो ये सेंटर ऑफ द स्फीयर के साथ मैंने इस एरिया एलिमेंट को ज्वाइन किया है, इस एरिया एलिमेंट ने जो एंगल बनाया होगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट एंगल इज इन फैक्ट कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल एक्चुअली क्या है? सॉलिड एंगल इज द एंगल subtended by an area element at the center of the sphere of which this area element is a part। मैं फिर इसको मैं कोशिश करूंगा इसको फिर समझाने की। पहले हम लिखेंगे इसके बारे में। सॉलिड एंगल is the angle subtended by an area element at the center of sphere, at the center of sphere of which area element is a part। इनफैक्ट ये जो एंगल है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये जो एंगल है, इनफैक्ट इट इज ए 3D एंगल, इट इज इनफैक्ट 3D एंगल। मैं फिर भी इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इनफैक्ट इट इज ए 3D एंगल। तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज द सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज द एंगल subtended by an area element। इस एरिया एलिमेंट ने at the center of sphere of which this area element is a part, उस स्फीयर के सेंटर पर जिसका ये एरिया एलिमेंट एक हिस्सा है, ठीक है ना। हाँ देखिए आप, अगर मैं थोड़ा इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझो मेरे पास एक एरिया एलिमेंट है लाइक दिस।
ये एक एरिया एलिमेंट है, लेट इट इज एन एरिया एलिमेंट। चूंकि ये स्फीयर का एरिया एलिमेंट है, थोड़ा मैं इसको कर्व्ड दिखा रहा हूं यहां पे। इस तरह से चलो इसको भी थोड़ा, ये मैंने एरिया एलिमेंट लिया, आप समझो ये एरिया एलिमेंट वाला ये एरिया एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये यहां पे इस सेंटर का, इस सर्कल का सेंटर है। नाउ सी, अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करूंगा, आप देखिए मैंने इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया है, और इसको यहां से ज्वाइन करूंगा यहां से यहां तक, तो यहां पे एक एंगल बनेगा। तो इसी तरह से जो ये है, ये वाला हिस्सा, इसको मैं भी इसके साथ ज्वाइन करूंगा। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगा। अगर आप देखेंगे, एक तो ये देखिए आप, अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे, लेट इट इज ए, लेट इट इज बी, इसको सी में लिखूंगा, इसको डी में लिखूंगा। ए और बी के दरमियान अगर आप देखेंगे, ये जो लाइन है, ये और इस लाइन के दरमियान, इसके दरमियान भी एक एंगल है। ये जो ए है और बी, यहां पर इन दो लाइन्स के दरमियान एक एंगल है। अब बी और अगर मैं ये ले लूंगा डी, इसके दरमियान भी एक एंगल है। अगर डी और सी, यहां पर भी एक एंगल है, और यहां पर भी एक एंगल है। जो ये एंगल है इस लाइन और इस लाइन के दरमियान, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके दरमियान जो एंगल है, इस और इसके दरमियान जो पूरा ये एंगल है, इट इज अ 3D एंगल, एंड दिस 3D एंगल इज इन फैक्ट कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। सो सॉलिड एंगल इज इन फैक्ट इट इज अ 3D एंगल, ठीक है ना, इट इज अ 3D एंगल। तो अगर आप फिर अब यहां पे देखिए, आप समझो मेरे पास एक कून है, और मैं वो जो कून है, इसके जैसे कि हम इस तरह से दिखाएंगे, अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, इस तरह से मैं, आप समझो इस तरह से मैंने कून बनाया, और ये कून ज्वाइन हो रहा है एट द सेंटर ऑफ दिस। अगर मैं इसका स्फीयर मैं ले रहा हूँ, और स्फीयर का एक हिस्सा मैं कून दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाला बीच वाला एंगल होगा, दैट वुड बी द सॉलिड एंगल, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया। और जितना ये इस तरह से होगा, एक्सपेंड होगा, उतना ही ये सॉलिड एंगल ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। और जिस तरह से अगर ये कंट्रैक्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली सॉलिड एंगल विल डिक्रीज। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको याद होगा, जो छाता होता है लाइक दिस, देखिए ये मैंने छाता बनाया। जब छाते को हम बंद करते हैं, तो ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो जो ही थोड़ा हम छाता खोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कून यहाँ से बड़ा बन जाता है, और यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा, फिर जो सारी तरफ जो छाते के डिफरेंट जो स्पाइक्स हैं, उनकी वजह से जो एंगल बन जाएगा बीच में, दैट वुड बी द 3D एंगल। और जितना हम इसको खोलेंगे, उतना ही एंगल बड़ा बन जाएगा, सॉलिड एंगल वुड बी मोर। और जितना हम इसको, जब भी हम बंद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो एंगल होगा वो डिक्रीज होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो, इसी तरह से आपने यहाँ पे कून देखो, आपने कून लिया, तो इस कून का जो आपने यहाँ पे एरिया एलिमेंट लिया है, इसको आपने ज्वाइन किया है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, यह प्लेन में नहीं है, इट इज 3D एंगल, और ये जो एंगल है, इट इज इन फैक्ट कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल, मैं फिर यहाँ पे कहूँगा, सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट at the center of sphere of which area element is a part। ठीक है ना। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस सॉलिड एंगल इट इज अ 3D एंगल। यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज
3D एंगल, इस तरह से मैं लिखूंगा ये, इट इज 3-dimensional एंगल, इट इज 3D एंगल। तो नाउ अब बराबर किसके होता है, ये जो सॉलिड एंगल होता है ये किसके बराबर होता है, अगर हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। इन फैक्ट दिस 3D एंगल, या मैं यहां पे लिखूंगा सॉलिड एंगल इज मैथमेटिकली इक्वल टू इस सॉलिड एंगल किसके बराबर होता है, सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड एंगल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा साइन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू जो आपने ये एरिया एलिमेंट लिया है, ठीक है ना, इस एलिमेंट का इस कर्व्ड सरफेस का, चूंकि ये सरफेस है स्फीयर की, इस कर्व्ड सरफेस का आपको एरिया लेना है। तो यहां पे होगा, सो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट जो आपने यहां पे लिया, लेट इट इज ए, डिवाइडेड बाय जो इस स्फीयर का रेडियस होगा, लेट और उसका स्क्वायर आपको लेना है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो इट इज द सॉलिड एंगल। आप इजीली सॉलिड एंगल मेजर कर सकते हैं। सो सॉलिड एंगल इज इन फैक्ट इक्वल टू, इट इज अगेन ए रेशियो बिटवीन द area element and to the square of the radius of sphere of which this area element is a part। ठीक है ना, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और चीज, यहाँ पे जो एरिया है अगर हम इसका यूनिट लिखेंगे, लेट मीटर स्क्वायर, रेडियस का भी हमें यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये भी हमें डायमेंशन लेस मिलेगा यहाँ पे, मतलब ये हमें प्योर नंबर मिलेगा। तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि वेदर इट इज सॉलिड एंगल और एनीथिंग एल्स। तो ये जानने के लिए कि ये हमें सॉलिड एंगल ही है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक यूनिट इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड स्टीरेडियन, STERADIAN। तो ये अब ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जब भी हम सॉलिड एंगल मेंशन करते हैं, वी मेजर दैट सॉलिड एंगल इन स्टीरेडियंस। तो आप इसको नोट कीजिए अभी। नाउ अगर हम अब इस सॉलिड एंगल को डिफाइन करें ऑन द बेस ऑफ दिस मैथमेटिकल रिलेशन, सो व्हाट इज दिस सॉलिड एंगल, नाउ सी, solid angle is, in fact it is the ratio, solid angle is the ratio between an area element to the square of radius of sphere of which area element is a part। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सॉलिड एंगल को इस रिलेशन के जरिए भी डिफाइन करते हैं। नाउ सी, तो ये था रिगार्डिंग सॉलिड एंगल हम किसको कहते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे फिर देखेंगे, मैं इसको रब करना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा अब ओमेगा, चूंकि हमें यह रिलेशन मिली है सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू a डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर हम जो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस ले लेंगे स्फीयर की, अगर उसका एरिया होगा
आर स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से लिखेंगे, इफ एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस इफ इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देयरफॉर ओमेगा किसके बराबर आएगा, हमें फिर ओमेगा किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो चूंकि ये स्टीरेडियंस, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 स्टीरेडियन। तो 1 स्टीरेडियन क्या है फिर, 1 स्टीरेडियन वो सॉलिड एंगल है जो एक एरिया एलिमेंट बनाएगा, एरिया एलिमेंट ऑफ द स्फीयर। मगर उस एरिया एलिमेंट का एरिया कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए, सो 1 स्टीरेडियन एंगल इज द एंगल formed by an area element of the sphere whose area is equal to square of the radius of the sphere। तो यहाँ पे हम डिफाइन करना चाहेंगे, यहाँ पे so 1 स्टीरेडियन is the angle, in fact it is a 3D angle, is the 3D angle formed by an area element of area equal to square of radius of the sphere of which an area element is a part। मतलब ऑफ जो ये एरिया एलिमेंट लेते हैं, ऑफ उस स्फीयर का लेते हैं जिस स्फीयर का आप यहाँ पे रेडियस इस्तेमाल करते हैं और स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा। सो 1 स्टीरेडियन इज द 3D एंगल formed by an area element of area equal to square of radius of the sphere, of which an area element is a part। So इस तरह से हम 1 स्टीरेडियन डिफाइन करते हैं। नाउ सी, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इस रिलेशन को फिर आप याद रखिए। अगर यहाँ पे हम अब एरिया एलिमेंट ले लेंगे इससे बड़ा, फॉर एग्जाम्पल इतना, लेट मैंने यहाँ पे दिखाया थोड़ा, ये कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, देखिए जो मैंने यहाँ पे दिखाया। अगर ये जो एरिया एलिमेंट है, अगर इसका जो एरिया होगा, इफ दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, अगर ये जो एरिया एलिमेंट है अगर उसका एरिया हमने लिया है 2r स्क्वायर, तो ये बड़ा वाला एरिया एलिमेंट कितना एंगल बनाएगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ से हम देखेंगे, सो ओमेगा वुड बी इक्वल टू देन ये एरिया एलिमेंट, तो एरिया क्या है इसका फिर 2r स्क्वायर डिवाइड बाई इसका रेडियस क्या है और उसका स्क्वायर यहाँ पे हमें लेना है, तो r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना निकलेगा फिर 2 स्टीरेडियन। तो ये फिर बनाएगा, अगर हम एरिया एलिमेंट का एरिया ले लेंगे 2r स्क्वायर के बराबर, तो वो 2r स्क्वायर कितना एंगल बनाएगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट वुड बी इक्वल टू 2 स्टीरेडियन। तो इसी तरह से अगर हम और भी ज़्यादा सरफेस यहाँ पे ले लेंगे, अगर हम एरिया ऑफ जो सरफेस जो स्फीयर का एरिया है, अगर हम इससे और ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एंगल बनेगा वो इससे ज़्यादा बनेगा। अगर हम पूरा स्फीयर देखेंगे, आप पूरा स्फीयर कितना एंगल बनाता है
एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। तो उसके लिए हमें पूरे स्फीयर का फिर एरिया पता होना चाहिए। तो अब इस तरह से एंगल फॉर्मड बाय द होल स्फीयर, तो वो हम कैसे निकालेंगे फिर? सिंपली अगर हम यहाँ पे देखेंगे सॉलिड एंगल जो हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू, अगर हम पूरे स्फीयर का देखेंगे, पूरे जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना एंगल बनाएगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमें एरिया ऑफ दैट होल स्फीयर। एरिया ऑफ द होल स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, जो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया होगा दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए के बदले हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 पाई रेडियनस, सॉरी 4 पाई सिटी रेडियनस, क्योंकि 3D एंगल है। तो इसका मतलब है, अब हमें एक और पॉइंट यहाँ पे हमने सीखा है यहाँ पे कि पूरा स्फीयर जो एंगल बनाएगा एट द सेंटर दैट वुड बी इक्वल टू 4 पाई सिटी रेडियंस। ठीक है ना? तो ये था रिगार्डिंग दिस सॉलिड एंगल के बारे में। एक और चीज यहां मैं कहना चाहूंगा, नाउ यहाँ से हमें पता चला है अब कि जो पूरा स्फीयर है, ये स्फीयर जो है, जो इसका सरफेस एरिया है वो कितना एंगल बनाएगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट वुड बी 4 पाई सिटी रेडियन। तो इस यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो सिटी रेडियन है इसको हम डिनोट करते हैं सिंपली 4 पाई SR से, सिंपली SR इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये एक पॉइंट क्लियर है। तो पूरा स्फीयर कितनी सिटी रेडियंस बनाएगा? 4 पाई सिटी रेडियंस। नाउ सी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, तो ये था अबाउट द सॉलिड एंगल के बारे में जो मैंने आपको कहा। सॉलिड एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक पॉइंट ये है, जो सॉलिड एंगल है इट इज़ अ 3D एंगल, और ये जो 3D एंगल है ये किसके बराबर होता है? सॉलिड एंगल को जब हम डिफाइन करते हैं, इट इज़, जब हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ इक्वल टू A डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मतलब जो आपके पास स्फीयर है, अगर आप कोई भी वहाँ पे सिलेक्ट करोगे कोई एरिया एलिमेंट, उस कर्व्ड सरफेस का कुछ एरिया एलिमेंट, वो एरिया एलिमेंट कितना एंगल बनाएगा एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, दैट इज इन फैक्ट सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल किसके बराबर होगा? सरफेस के एरिया के बराबर डिवाइडेड बाय जो उस स्फीयर का रेडियस होगा उसका स्क्वायर। नाउ सी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ अब देखिए, इसका एक्चुअली अगर हम थोड़ा फिजिकल मीनिंग देखना चाहेंगे, मैं यहाँ पे फिर एक स्फीयर बना रहा हूँ। यह है स्फीयर। तो ये देखो, मैंने एक सेंटर यहाँ पे, आप समझो कि ये एक, मैंने इस स्फीयर का कुछ एरिया यहाँ पे दिखाया। ये एरिया जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, दैट इज अ सॉलिड एंगल। अगर ये एरिया जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे, अगर रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज और ये जो एरिया है, अगर ये एरिया और स्क्वायर के बराबर है, अगर मैंने स्फीयर का इतना एरिया लिया कि वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब ये एरिया सेंटर ऑफ द स्फीयर के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज, अगर आपको याद होगा, 1 सिटी रेडियन। मैंने आपको अभी कहा। तो इसका मतलब आर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्फीयर विल फॉर्म 1 सिटी रेडियन। तो जो पूरे स्फीयर का जो हमें एरिया है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर
पूरे स्फीयर का जो रेडियस हो जो पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 4πr²। तो हमें पता है कि आर स्क्वायर एरिया कितने सिटी रेडियंस बनाता है, 1 सिटी रेडियन। इसका मतलब 4πr² कितने सिटी रेडियंस बनाएगा? फिर अगर आप देखेंगे वो बनाएगा 4π सिटी रेडियन। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब पूरा जो स्फीयर उसका जो सरफेस एरिया है वो कितने सिटी रेडियंस बनाएगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर? 4π सिटी रेडियन। देखिए उसका क्या मतलब है, 4π सिटी रेडियन अगर हम लिखेंगे ये किसके बराबर आएगा? दैट इज 4 × 3.14, दैट इज 4 4 16, 4 1 5, 4 3 12। तो ये आएगा फिर 12.56 सिटी रेडियन। तो देखिए इसका क्या मतलब है इनफैक्ट, तो इसका मतलब है कि जो ये स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर जो इसका सरफेस एरिया है वो कितने सिटी रेडियंस बनाएगा? 12.56। अगर हम एक सिटी रेडियन देखेंगे, एक सिटी रेडियन का मतलब अगर हम इस स्फीयर का एरिया ले लेंगे, एरिया एलिमेंट ले लेंगे r² के बराबर, वो एक कून जो बनाएगा उस कून का जो एंगल यहाँ पे होगा दैट वुड बी 1 सिटी रेडियन। चूंकि पूरा स्फीयर कितने सिटी रेडियंस बनाता है? 12.56 का। इसका मतलब यह है कि हमें इस स्फीयर से अगर हम ये कून निकालना चाहेंगे, हम इस पूरे स्फीयर से इतने कून निकाल सकते हैं, 12.56 सिटी रेडियंस। इस ऐसे कून हम निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये आप समझो एक कून है, इसी तरह से लेट इट इज सेकेंड, इट इज थर्ड एंड सो ऑन। इसी तरह से हमें इसी जैसे कून यहाँ पे मिलेंगे इतने 12.56, बिकॉज 1 सिटी रेडियन इज लाइक दिस। इसका मतलब 12.56 सिटी रेडियंस इसी जैसे होंगे जो इस पूरे स्फीयर को कवर करेंगे, पूरे स्फीयर को। तो इसका मतलब है कि ये कून जैसे अगर हम ये वाली शेप देखेंगे, हमें इतने कितने इस जैसे कून इस स्फीयर में मिलेंगे 12.56, ठीक है ना। तो ये हम थोड़ा इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम सीख सकते हैं या समझ सकते हैं एक्चुअली हमें ये सॉलिड एंगल क्या बताता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सॉलिड एंगल। जनरली आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है और वहाँ पे आप पढ़ते भी हैं इसको बहुत ज़्यादा। सो केमिस्ट्री में ज़्यादा इसकी जनरल यूज़ नहीं होती है। हाँ, कभी अगर यूज़ होगा तो डेफिनेटली वी कैन यूज़ दिस, और हमने कोशिश भी की है कि इसको समझाने की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें हमने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात की।